Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की 5th एडिशन की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 11 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर बड़ा होने के कारण ये इसका पार्ट 1 डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CAPF कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो तरह की सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके बारे में आपको बता दूं। एक तो है CAPF दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और दूसरी है यहाँ पे CPMF। अब एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो गया CAPF। ये जो नया टर्म आया है ये आया था 2011 में। हाँ, रिक्वेस्ट करी थी आर्मी ने कि भाई हमको ये टर्म दीजिए और ये टर्म नया आया। आज के टाइम पे देखा जाए तो इस CAPF के अंदर भी 8 पुलिस फोर्सेस आती हैं सेंटर के अंदर। अब समझिए कौन कौन सी हैं। एक तो हो गई BSF, फिर है CRPF, इसके बाद आती है ITBP, इसके साथ CISF, उसके अलावा SSB और NSG, उसके साथ SPG और लास्ट में RPF। तो अब हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे बहुत डिटेल से। अब कुछ चीज़ें और लेकिन समझ लीजिए। तो जो पहली शुरुआत की 6 हैं जिनमें BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB और NSG हैं, ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में। और आखिरी में जो ये SPG बती, ये SPG आती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर और जो RPF है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। ठीक है, इन सब को हेड करा जाता है सीनियर IPS ऑफिसर्स के द्वारा और ज़्यादातर जो हाई पोस्ट है इन सारी पांचों में ये जो है, जो अब मैंने बता रही ना, जो शुरू में आप देख रहे हो, तो इनमें जो है इन सारे में ये फिल करी जाती है थ्रू डिप्यूटेशन बाय IPS ऑफिसर। मतलब समझ ना, IPS ऑफिसर ही यहाँ पे जो है वो तैनात किए जाते हैं। ये सारे फोर्सेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती हैं। दोस्तों, पहले इनको, जैसे मैंने बताया था आपका CPMF, पहले इनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस कहते थे, जो हम आपको सुबह स्टार्टिंग में टर्म बता रहे थे ना, CPMF। अब इनमें से भी BSF, SSB और ITBP जो हैं, मतलब ये BSF, SSB और ITBP, ये तीनों जो हैं ये बॉर्डर जो है गार्डिंग फोर्सेस हैं। बल्कि जो ये CRPF है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, देश के अंदर जो है सिक्योरिटी के लिए ये काम आती है। जैसे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में आपने देखा होगा CRPF आती है। तो CRPF जो है वो हमें सिक्योरिटी देती है मेजर क्रिटिकल इंस्टॉलेशन में देश के। और जो NSG है, NSG की जो कमांडो है ये कमांडो फोर्स है। ये किस लिए है? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, बट साथ में जैसे बहुत हाई रिस्क जो VIP सिक्योरिटी है उसमें भी आप इनको देखेंगे। इसके साथ जो SPG है ये भी प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के लिए होती है। किसकी? मतलब प्रधानमंत्री की या PM की, एक्स प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की। वाइल जो ये RPF है, RPF जो है रेलवे की प्रॉपर्टी को, रेलवे के अंदर आते हैं तो रेलवे की प्रॉपर्टी को गाइड करती है, देखती है कि पैसेंजर सेफ्टी से रहें। तो ये कुछ कहानियां हैं, एक एक करके हम आपको इन सब में से बढ़िया तरीके से आपको हम डिस्कस करके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको BSF के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर की देख रेख करती है, गार्ड करती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जन्म हुआ था, फाउंड हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 में। और मेन उद्देश्य ये है इसका कि हम इंडिया के जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का जहां भी लगता है वहां से हम गार्ड करेंगे। अब आप कहेंगे क्या मैम सारे देशों के साथ में BSF ही है? ये तो नहीं है। नहीं, ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ इस बात को डिटेल से समझते चलिएगा। पाकिस्तान, ठीक है ना, पहला हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया बांग्लादेश। अब इसको याद करने का यही तरीका है कि B से BSF, B से बांग्लादेश, या तो ऐसे याद रख लीजिए, और या तो ये याद कर लीजिए कि जो BSF है वो जो पाकिस्तान है उसी गार्ड करती है। तो आप कहेंगे मैम पाकिस्तान नहीं है तो बांग्लादेश भी, तो भाई
पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था ना, तो ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान या उसके द्वारा जन्मे जो भी देश है उनको BSF गार्ड करती है। इस बात को याद रखिएगा कि शांति बनाए रखो, पीस टाइम में यही गार्ड करती है, कोई बॉर्डर पे क्राइम ना हो, कुछ ना हो, इस सब का ध्यान ये रखती है। इसको मैंने बताया कौन हेड करते हैं, IPS ऑफिसर, और जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में किसके आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की एक वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था 1965 में, 1965 में। तो वो प्रॉपर जो है इसने दिखाया कि देखो भैया, अब उस समय का जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है बढ़िया नहीं है, तभी तो यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ सब कुछ मामला देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ ही फिर BSF को बनाया गया एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी के तौर पे, जिसको काम था कि तुम भाई इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं उसकी देख रेख करोगे। अब इसके अंदर बढ़िया इसको ट्रेनिंग मिलती है, सपोर्टेड, और एक बढ़िया जो है ये एक फोर्स है। और BSF के अंदर ट्रेंड, सपोर्टेड और एक फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ मुक्ति बाहिनी। आपको एक बात मैं बताऊं ना, जो बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बाहिनी थी, प्रॉपर इनको ट्रेनिंग वगैरह भी BSF से बहुत अच्छी मिली है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, जिसमें देखते हैं ना कि BSF का एक अच्छा रोल रहा है बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में। तो BSF के अंदर अगर हमें देखें तो करीब 2.5 लाख 2,50,000 लोग हैं, पर्सनल हैं, 186 बटालियन में डिवाइडेड हैं। कुछ इनमें से जो बटालियन हैं वो CRPF के अंदर जो है डिप्लॉयड होती हैं, नक्सल अफेक्टेड रीजन में, जो कि दंदकरिया रीजन के अंदर आते हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं। दंदकरिया रीजन हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, बहुत बार बता रखा है इस सिक्योरिटी की सीरीज में, तो आप पूरी सीरीज देखते आएंगे तो आपको क्लियर रहेगा। अब जो एयर विंग है BSF का, इसका भी अच्छा रोल है। उत्तराखंड के अंदर जब जैसे कोई आपदा आ जाती है तो उसमें बचाने के लिए काफ़ी जो है रिलीफ वर्क करती है BSF की एयर विंग। केदारनाथ डिजास्टर जब हुआ था ना 2013 वाला, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनका अच्छा रोल रहा था लोगों को बचाने में। अब समझिए BSF की ही जो 2 बटालियंस हैं, जो बटालियंस हैं BSF की 2, वो आपकी एक कोलकाता और एक गुवाहाटी में लोकेटेड है, और इनको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है मैम, तो इसके लिए चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैप्टर नंबर 12 में आपको बढ़िया डिटेल्स इसके बारे में पता चलेगा। अब ऐसे समझ लीजिए कि भाई मुसीबत आए कोई नेचुरली तो ये यहाँ करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि मैम ने ये तो बता दिया कि भाई BSF का क्या रहा था, कैसा रोल रहा है और क्या होता है, पीस टाइम में क्या करते हैं और टाइम ऑफ वॉर में क्या करते हैं, ये बताइए। तो जैसे मान लीजिए सब शांति का माहौल है, तो उस समय BSF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लोगों के बीच में जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं। भैया ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स ना हो, लोग इधर से उधर क्राइम ना कर पाएँ कि गलत अनऑथराइज एंट्री कर लें, घुसपैठिया ना आ जाएं, या एकदम से यहाँ से भाग ना जाएं इंडियन टेरिटरी से, इसका ध्यान रखना। स्मगलिंग ना हो, कोई भी दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो बॉर्डर पे, इसका ध्यान रखना। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ड्यूटीज़, कोई घुस ना आए, है ना, घुस बैठिए, कोई बचा के रखना, ये ना घुसे देश में हमारे। और ट्रांस बॉर्डर इंटेलिजेंस की जो भी खबरें हैं इधर उधर से, कोई अगर कुछ करने वाला है तो उसकी सारी खबरें जो है वो पता लगाएं और आगे तक फॉरवर्ड करें। अब कहेंगे ठीक है मैम, ये तो शांति की बात हो गई। अब मान लीजिए जब वॉर हो रही है, युद्ध के टाइम पे क्या इसका काम है, तो देखो भैया जो भी इनको सेक्टर दिया गया है उनमें ये परफेक्ट करें, है ना, प्रॉपर वहाँ पे जो है सब एकदम युद्ध की तैयारी के साथ वहाँ पे एकदम एक्टिव रोल निभाएं। उसके बाद लिमिटेड अग्रेसिव एक्शन होगा अगेंस्ट द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑफ द एनिमी, है ना। बहुत ज़्यादा जो भाई जो दूसरा देश है जिससे हमारा युद्ध हो रहा है, तो भैया उसकी जो भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसके साथ में लिमिटेड अग्रेसिव आप रहना है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, इरेगुलर फोर्सेस जो भी एनिमी की हैं उसके साथ में बहुत मतलब हमारे यहाँ की ये नौटंकी नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हैं ना, हम लोग सब सोच समझ के करते। देखा नहीं था चाइना वो कैसे खदड़ के पीछे भेजा था। अभी हालांकि उस फोर्स की भी बात करेंगे, लेकिन एक बात बता रहे हैं आपको, तो हमारे यहाँ के नौजवान जवान तो बहुत गजब हैं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को एनिमी टेरिटरी के अंदर प्रॉपर मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेट करना अंडर द आर्मी कंट्रोल। इसके अलावा गार्ड करना प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप को, है ना, जो भी हैं उसके साथ एक्ट करना गाइड के तौर पे आर्मी के लिए बॉर्डर एरियाज में, असिस्टेंस देना कंट्रोल ऑफ रिफ्यूजीज को, और
मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करना इन कंट्रोल ऑफ रिफ्यूजीज। अब सब होता क्या है ना कि सब भाग भाग के इधर से उधर आने लग जाते हैं ना, उसको भी, उसके साथ आर्मी को प्रॉपर एस्कॉर्ट प्रोवाइड करना उस टाइम पे जब वॉर का टाइम हो, युद्ध चल रहा हो अलग अलग एरिया में, ये एस्कॉर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशल टास्क परफॉर्म करना जो कि इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग रेड वगैरह जो भी। तो ये हो गई हमने बातें जो करी ना, रेड कहीं डालनी है, कुछ करना है, तो इन सब का काम होता है वॉर के टाइम पे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि अपनी है CRPF। CRPF का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इज द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन द कंट्री। हमारे भारत की सबसे बड़ी जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ये है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे कहा जाता है। ये एग्जिस्टेंस में आई थी एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस ऑन 27 जुलाई 1939 में। अब जब देश को हमारी आज़ादी मिली दोस्तों, इंडिपेंडेंस मिली, तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस बन गई और तब से ये फोर्स ने जो है अच्छी ग्रोथ पाई है, मजबूत बनाने में, अपनी अच्छी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथन करने में। इसके अंदर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें आप 234 बटालियंस पाओगे और जिसमें बहुत सारी जो है रेजिंग और अनरेजिंग बटालियन भी पाओगे। CRPF के अंदर जो है वो 3 NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियंस भी हैं। वो उस टाइम पे मदद करती हैं जब कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई आपदा आ गई हो, प्राकृतिक या कोई डिजास्टर आ गया हो। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर भारत की सरकार के, और इसे भी IPS ऑफिसर जो हैं वो करते हैं, हेड करते हैं। रोल की बात करें तो इसका प्राइमरी रोल जो है कि स्टेट यूनियन टेरिटरीज जो है उनको गार्ड करना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। याद रखिएगा CRPF इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि भाई कोई इंसर्जेंसी ना हो, कोई नक्सल एक्टिविटीज ना हो, इन सब चीज़ों के लिए। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है इलेक्शंस कराने में। पूरे देश के अंदर आप देखते रहते होंगे CRPF लग जाती है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की, कुछ बिल्डिंगों की, चाहे वो माता वैष्णो देवी का मंदिर हो जम्मू के अंदर या कोई और दूसरी ऐसे पवित्र जो है मंदिर हो, वहाँ पे ये जो है CRPF लगती है वहाँ की देखरेख करने के लिए। कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशंस जो कि CRPF के अंदर आते हैं उनमें थोड़ी उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे इससे RAF जो है फॉर्म हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है ना, ये एक स्पेशल 10 बटालियन विंग है CRPF की, जिसको 1992 में फॉर्म किया गया था अक्टूबर के महीने में, ताकि जैसे कोई कम्युनल राइट्स हो जाए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो जाए, ऐसा कुछ होता है, या जिससे देश के अंदर कोई दिक्कत हो, आपसी सिविलियंस के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो उससे डील करने के लिए ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। मल्टी एथनिक, इसमें हर प्रकार के हर एक जो है जाति के लोग आप पाओगे, रिलीजन के लोग पाओगे, ताकि और साथ में यहाँ पे अलग अलग जगहों से पाओगे, अलग अलग जगह पाओगे, ताकि ईजिली जो है वो कम्युनल राइट्स को कंट्रोल किया जा सके। इसी के अंदर से एक और जो है फॉर्म हुए कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन में सेकंड है कोबरा बटालियन। आप समझते हैं, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कोबरा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे ये जो है 10 स्पेशलाइज्ड बटालियन हैं जिनको कोबरा का नाम दिया गया है। किसका? कोबरा का। और ये सारी बटालियन ऑपरेशनल हुई थी 2008-9 में। काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी जो है कमांडो ऑपरेशंस के हिसाब से प्रॉपर इनको चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है तो उसके अगेंस्ट ये बहुत तगड़ा काम करती हैं और कैपेबल हैं इंटेलिजेंस बेस्ड क्विक ऑपरेशन करने के लिए। खबर मिली, फटाक से इन्होंने काम किया। तो ये जो मैंने टर्म्स यूज़ करे हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, क्विक इंटेलिजेंस बेस्ड, तो ये सब ये ना सोचेगा अचानक से मैम ने एकदम कर दिया, क्योंकि ये लेक्चर का बहुत दिनों बाद पढ़ रहा है। ये सारा कुछ प्रीवियसली जो है वो डिस्कस हम कर चुके हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में। तो प्लीज़ आप पूरी सीरीज़ देखते हुए आइएगा। अब मैं एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब मिल जाए, PDF लेक्चर्स। नेक्स्ट इसमें से आती है PDG। इसी में से बनी PDG, एक
पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी का फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, और इसी के साथ एक और भी है, इसे कहते हैं एसडीजी, मतलब स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। तो एसडीजी जो है ना, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, ये तो हो गई एक ऊपर वाला फॉर्म, एलीट सीआरपीएफ यूनिट हो गए, जिसको काम दिया गया है कि भाई आप आर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए एसपीजी प्रोटेक्टेड जो है क्या कहते हैं प्लेसेस में। इसके अंदर आपको वो सारे लोग मिलेंगे जिनको अलग अलग यूनिट से सीआरपीएफ की लिया गया है। और स्पेशल ड्यूटी ग्रुप दैट इज एसडीजी जो है, इसके मेंबर्स को ट्रेन करा जाता है अगर कोई न्यूक्लियर या बायोकेमिकल अटैक हो रहा है, या वहां से लोगों को बचाना है, या समझ रहे हैं ना कि एकदम आदमी बराएगा ये होगा, तो उस सब ऐसी चीज़ों को कवर करना है। और उसके अलावा जो पीडीजी है दैट इज पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, ये भी एलीट सीआरपीएफ है, ये भी ऊपरी वाली उच्चतर जो है लोग हो गए, ऐसी यूनिट है सीआरपीएफ की जो आर्म प्रोटेक्शन देती है हमारे पार्लियामेंट के हाउस को। और जो इसको बनाया गया था ना, वो जो है अगर इसकी बात करें तो द क्रिएशन ऑफ द पीडीजी वाज म्यूटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2001 में जो पार्लियामेंट टेरर अटैक हुए थे। इसके अंदर आप 1540 पर्सनल पाओगे जिन्हें अलग अलग यूनिट्स के सीआरपीएफ की वहाँ से लिया गया है। पीडीजी मेंबर्स जो हैं वो ट्रेन हैं, जो न्यूक्लियर और बायोकेमिकल अटैक से प्रॉपर लड़ सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़िया कर सकते हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये जो है इसके अंदर ये एक अलग डिस्टिंक्ट यूनिट है सिक्योरिटी पर्सनल की, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की, फटाफट से क्विक रिएक्शन टीम्स की और मेडिकल स्टाफ की। तो ये मैंने इसके अंदर के जितने भी स्पेशलाइज्ड फॉर्मेशन है उनके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के बारे में, आईटीबीपी। दोस्तों आपने बहुत देखा होगा जब भी आप गए होंगे उत्तराखंड वगैरह घूमने के लिए, तो यू मस्ट हैव सीन आईटीबीपी इज गार्डिंग वहाँ पे जगहों पे, है ना। तो ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और इसे भी आईपीएस ऑफिसर ही हेड करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आती है। इसको दोस्तों स्टैब्लिश करा गया था 24 अक्टूबर 1962 में। इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी थी तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना के साथ में, उसको गार्ड करने के लिए ये रेज है विद 4 सर्विस बटालियंस इन द वेक ऑफ इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट हुआ था ना, इंडिया और चाइना की जो एक वॉर हुई थी 1962 में, तो इसके रखते चलते इसको बनाया गया। आज के टाइम पे बटालियंस जो आईटीबीपी की है उसे लगाया जाता है, बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज दी जाती हैं फ्रॉम द काराकोरम पास जो है ना लद्दाख के अंदर। आप समझ लीजिए, तो चाइना वाला रीजन समझ लेंगे दिमाग में तो समझ में आ जाएगा। लद्दाख में जो काराकोरम पास है वहां से लेके दिपुला जो अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब पूरा समझ लीजिए चाइना वाला जो भी सेक्शन कवर हो रहा है वो सारा का सारा यही कवर कर रही है आईटीबीपी। तो यहाँ तक इसको कवर करते हैं, मतलब इसमें समझिए 3488 किलोमीटर का इंडो चाइना बॉर्डर कवर हो रहा है। और मैंड बॉर्डर पोस्ट आर एट एटीट्यूड एज हाई एज, मतलब आप समझिए 21,000 फीट तक ये हैं वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर्स में बॉर्डर के। और ये जो है ना, ये ऐसी बात नहीं है, ये माउंटेन ट्रेंड फोर्स हैं, पहाड़ों पे बहुत तगड़ा काम करती हैं। ज़्यादातर ऑफिसर्स जो हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड माउंटेनियर्स होते हैं, स्कीयर्स होते हैं, बहुत तगड़ा काम करते हैं भैया यहाँ पे लोग। ये एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है। प्राइमरली इसके 5 काम हैं। पहला काम तो ये कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स को प्रॉपर जो है देखे रहना, है ना। अगर कोई मानो कोई वायलेशन हो रही है उसको रोकना, इधर से उधर कुछ ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी रहे, लोकल पॉपुलेंस के जो है पॉपुलेशन के बीच में इलीगल माइग्रेशन ना हो पाए, कोई स्मगलिंग ना हो पाए, सिक्योरिटी हो कि भैया कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, कोई वीआईपी को तो कुछ नहीं खतरा हुआ जा रहा है। उसके अलावा कोई भी एरिया डिस्टर्बेंस है तो भैया डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना, संभाल के रखना चाहिए, शांति रहे देश के अंदर, ये इनका काम है। बॉर्डर पोस्ट के जो देखे जाते हैं इस आईटीबीपी के ना, ये काफ़ी मतलब समझ लीजिए वहाँ पे जहाँ पे ये तैनात है ना, बहुत तेज़ जो है हवा चलती है, बहुत पहाड़ टूटते हैं, एवलांचेस आते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद, इतनी ठंडी में होने के बाद टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। सोचिए कितनी मुश्किल से देखते हैं यहाँ पे ये, है ना। और इनको अभी रिसेंटली डिज़ास्टर मैनेजमेंट रोल भी दिया गया है। ये हिमालयाज़ में अगर कुछ हुआ तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं। अरे मैं आपको स्टोरी बताऊं, हम गए थे औली घूमने के लिए, इनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वहाँ पे जो ऐसे लास्ट में पहुँचेंगे तो ना, उस टाइम पे
थोड़ा सा सन्नाटा था, बर्फ़ वगैरह थी नहीं, तो इतना टूरिस्ट नहीं था। इनकी ट्रेनिंग चली थी यहाँ, हम लोग तो भाई यहाँ से चल रहे थे, एकदम से इन सब की ट्रेनिंग यहाँ ऐसे ऐसे चली, और गन इन्होंने सबने पॉइंट कर रखी थी। मैंने तो कहा हमारे पूरे ग्रुप में, अरे बाप रे हम लोग मरे, लेकिन फिर पता चला कि नहीं नहीं ट्रेनिंग चल रही है। तो इतनी तो यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी हर जगह पे आप देखोगे कि इनके कैंप वगैरह बने हुए हैं। अब इनको जो है ना, ये मतलब समझ लीजिए कि अभी 8 में से रीजनल रिस्पांस सेंटर्स अभी तो 8 हैं, और ये सब पहले 6 हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के अंदर। उत्तरांचल और नॉर्थ ईस्ट में इनके अभी 8 सेंटर्स मिलेंगे। बहुत सारे काम ये करते हैं डिजास्टर सिचुएशन में भी, है ना, काफ़ी चीज़ें। अब इनके कमांडो जो है सिक्योरिटी देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया की एंड टू द एम्बेसी एंड कंसोलिडेट्स ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान ऑल्सो। फोर्स जो है वो सिक्योरिटी देती हैं उन लोगों को जो दर्शन करने जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में, और ये सिक्योरिटी इनको 1981 से प्रोवाइड कर रही हैं। तो आईटीबीपी है वो कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और मेडिकल सारा कुछ यात्रीज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, एक्सपर्ट लोग हैं, सब कुछ है इसमें, अब और कुछ ऐसा कवर करने के लिए नहीं है ना। 2013 में जो उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करा था। बहुत सारे सिविल एक्शन प्रोग्राम जो बहुत दूर दराज के बॉर्डर और टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेडिकल, हेल्थ, हाइजीन वगैरह सिविल पॉपुलेशन को दूर दराज के गाँव में मिल सके। तो अच्छा खासा रोल है आईटीबीपी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, जिसे CISF कहते हैं। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी देती है करीब 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स को जो पूरे ही इंडिया में लोकेटेड हैं। इसको 1969 में एस्टैब्लिश करा गया था। सिक्योरिटी करीब 307 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, जिसमें कि 59 तो डोमेस्टिक हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और फायर प्रोटेक्शन है, वो कवर करे जाते हैं। उसके साथ साथ 86 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को ये प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो उसमें एटॉमिक पावर प्लांट हो गए, स्पेस इंस्टॉलेशंस, मिंट्स, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, मेजर पोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, हैवी इंजीनियरिंग और स्टील प्लांट्स ओन्ड और कंट्रोल जो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के PSUs। इसके अलावा करेंसी नोट्स की प्रेसेस जो इंडिया की करेंसी प्रोड्यूस करती हैं, ये भी CISF ही प्रोटेक्ट करती है। तो आप देखते हैं पिछले 40 सालों में फोर्स का अच्छा खासा काम भी बढ़ा है और इसमें लोग भी बढ़े हैं, और इसको हेड भी IPS ऑफिसर करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। और विद द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी अगर देखें तो उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत मल्टी स्किल्ड यहाँ पे लोग आने लग गए हैं ना, बहुत अच्छा काम इनका है। इसके अलावा इसमें अलग अलग काम भी इनको दिया गया, जैसे कि जो सारे रीजन्स जो टेररिस्ट अफेक्टेड हैं या नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं, नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ क्या हैं क्या नहीं है ना, ये सब हमने आपको डिस्कस कर लिया है एक एक चैप्टर में। तो परेशान मत होइएगा, यहाँ पे सिर्फ हम इसको बढ़ा रहे हैं कि इनका काम बता रहे हैं। अच्छा, इंडिया की पार्लियामेंट ने 25 फरवरी 2009 में एक प्रोविजन लाई कि जो CISF है सिक्योरिटी प्राइवेट और कोऑपरेटिव एस्टेब्लिशमेंट को भी देगी देश के अंदर, लेकिन इसके बदले में कुछ एक पैसा लेगी, फी लेगी। और ये नया बात जो आई थी वो एक एक्ट के माध्यम से आई थी, अमेंडमेंट हुआ था CISF अमेंडमेंट एक्ट 2008 के माध्यम से। एक्ट कहता है कि भाई CISF जो है अब इंडिया के मिशन जो अब्रॉड में होते हैं वो भी देखेगी, और ये इसने जो है वो UN की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है ना, इनके साथ प्रॉपर मिलके काम करेगी। और जानते हैं UN की पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडियन सोल्जर्स का तो बहुत ही रोल है। अब ये बड़ी बड़ी जगहों की बात करें तो जैसे कि इन्फोसिस का बैंगलोर कैंपस, वहाँ पे भी सिक्योरिटी अभी प्राइवेटली 2009 से प्रोवाइड कर रही है। इन्फोसिस का मैसौर, रिलायंस रिफाइनरी, जमुनानगर और दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट भी, एक्सप्रेस लाइन भी जो है वो भी लेटेस्ट एडिशन है, जो प्राइवेट सेक्टर जो है अब CISF को अपने अंडर जो है वो कवर करवा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों SSB के बारे में, जिसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। SSB दोस्तों एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और इसे भी IPS ऑफिसर जो है वो हेड करते हैं। साथ में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा बॉर्डर लगता है इंडिया का नेपाल के साथ में और भूटान के साथ में, उसे ये गार्ड करेगी। इसको पहले
स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया और सशस्त्र सीमा बल रख दिया गया। अब देखिए, इसको सेटअप किया गया 1963 में, जब सिनो इंडियन वॉर हुई थी, और मेन काम इसका ये था कि आर्म सपोर्ट दिया जाए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज रॉ एजेंसी जो हमारी है, उसको फीलिंग ऐसी हो कि भाई वहाँ के जो देश के लोग हैं, बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, वो सोचें कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है, मोटिवेट रहें, और इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम्स दिए जाते हैं अच्छे। और इन द देन जो नेफा, दैट इज आपका जो भी नेफा के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर था ना, तो वहाँ के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश वगैरह का एरिया है, इसके अलावा जो है नॉर्थ असम हो गया, नॉर्दर्न एरियाज जो असम के हैं, और नॉर्थ बंगाल जो है, मतलब नॉर्दर्न एरियाज जो बंगाल के हैं, इसके अलावा हिल्स हैं उत्तर प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के और लद्दाख के, यहाँ पे सारा कुछ जो है इनको प्रोवाइड करा गया था, ट्रेनिंग वगैरह, जो वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह। अच्छा, मैंने बताया कि इसका नाम बदला गया था, और नाम बदलने के साथ इसको नया रोल मिला जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सन 2001 से। और ये क्यों किया गया नाम वगैरह, ये सब हुआ कारगिल की वॉर होने के बाद। और मतलब समझिए ना कि इतना बड़ा बॉर्डर था, है ना, कि 1751 किलोमीटर का था इंडो नेपाल बॉर्डर, तो उसको प्रॉपर ड्यूटी दी गई कि आप देखिए इसको। मार्च 2004 में इनको एक काम दिया गया कि हम 699 किलोमीटर का जो हमारा इंडिया भूटान का बॉर्डर है, उसको भी गार्ड करेंगे, जो कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसी स्टेट से होके गुजरता है। ये ऐसी पहली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जहां पे विमेन बटालियन आप देखने को पाएंगे, जहां पे विमेन बटालियन की शुरुआत हुई है। अच्छा, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी देखती है कि करवाती है कि या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में, एंटी नक्सल ऑपरेशन झारखंड बिहार में, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज भी करती है, जैसे इलेक्शन की ड्यूटी के टाइम पे आ जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज के टाइम पे रहती हैं अलग अलग पार्ट में इंडिया में। अगर इनका रोल देखें तो भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उन लोगों को जो बॉर्डर एरियाज के पास रहते हैं, तो ये तो सब में याद रखिएगा, जो भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका एक पॉइंट रोल कहीं डाल दीजिएगा आप। भैया ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स ना हो इधर से उधर, ठीक, अनऑथराइज्ड एंट्री और एग्जिट ना हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ये भी डाल दीजिएगा जो भी आपको बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के बारे में सुनिएगा। और एक पॉइंट और कॉमन रहेगा, वो ये कि स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वाली की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये एक स्पेशल फोर्स है जिसे 1984 में सेटअप किया गया था एज अ फेडरल कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स, जिसको आप देखते हैं कि टेररिज्म को रोकने के लिए यूज हुई है, बनाई गई है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन 1986। ये पूरी तरह से काम करती है CAPF के स्ट्रक्चर के अंदर। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये एक 100% 100% डेपुटेशन फोर्स है। सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो डेपुटेशन पे आते हैं, आर्मी से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, CAPF से आते हैं, स्टेट पुलिस से आते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, मतलब सब यहाँ पे जो है तैनात ही होते हैं, समझ लीजिए। मेन उद्देश्य इनका ये है कि हम टेररिस्ट का जो खतरा है उसको एकदम जीरो करेंगे, कुछ सिचुएशंस में न्यूट्रलाइज करेंगे, काउंटर हाईजैक, हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस इनके काम है। मेन समझिएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जैसा नाम वैसा काम। इनको और काम दिया गया है, जैसे VVIPs हैं, उनके उधर से उधर जा रहे तो भाई उनको सिक्योरिटी देना। बहुत एलीट फोर्स है, समझिए कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है नेशन का, देश का हमारे। बहुत बढ़िया रोल है हमारे देश की यूनिटी को भी प्रमोट करने में, सेफ करने में। साथ में कोई मान लो एंटी नेशनल एलिमेंट्स आ गए हैं तो भाई उनके लिए है, ये देश के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, सब एक तागे में पिरोए हैं तो तोड़ो नहीं इनको। भाई ये है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कुछ नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनको दी जाती है, इनको बेस्ट ऑपरेशन यूनिट है पूरे वर्ल्ड की, और इसको भी IPS ऑफिसर हेड करते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
मेन गोल्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, उसको बता देती हूँ कि टेररिस्ट का खतरा खत्म कर देना, हाईजैकिंग सिचुएशन को चाहे एयर में हो चाहे लैंड में हो हैंडल करना, बॉम्ब डिस्पोज करना, पकड़ो ढूंढो न्यूट्रलाइज करो आईईडीज को, उसके अलावा इंगेज और न्यूट्रलाइज करना टेररिस्ट को कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में, उसके साथ हॉस्टेज रेस्क्यू, तो ये सब इनके काम हैं। आप मालूम है एनएसजी ने परफॉर्म किया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो को और ऑपरेशन साइक्लोन को, ताकि वो टेररिस्ट को बाहर उठा के फेंक सकें बहुत सारी जगहों पे। देखा जाए ना पूरे मुंबई में 26/11 अटैक जो हुए थे सन 2008 में, कौन भूल सकता है, उसमें एनएसजी का बहुत तगड़ा रोल था। और 4 नए एनएसजी हब्स को भी इस्टेब्लिश करा गया मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में। ये जो हुआ ना मुंबई अटैक 26/11 उसके बाद से। नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर जो आता है इस एनएसजी के अंदर, वो प्रॉपर मेंटेन करता है एनबीबीसी को एट मनेसर एंड पोस्ट बास स्टडीज़ को अलग अलग पार्ट में देश के, मोस्टली स्टेट अथॉरिटीज़ की रिक्वेस्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे आप डेटा भी पाओगे एक्सप्लोसिव्स का, इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं ब्लास्ट के, है ना, ताकि भैया सिक्योरिटी फोर्सेस प्रॉपर उसका यूज़ हो सके और जो है उस डेटा का यूज़ करके आगे काम कर सकें। तो ये हमने बात करी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में प्यारे साथियों। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो कि है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के बारे में। प्यारे साथियों एसपीजी ये एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन एजेंसी है सरकार की। काम ये है कि प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को प्रोवाइड करती हैं, उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करती हैं, और ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल के अंदर आती हैं। इसको एस्टैब्लिश दोस्तों 1985 में किया गया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। और ये सिक्योरिटी देती है, प्रोटेक्ट करती है, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, जर्नी ऑन फुट, रोड, रेल, चाहे जिस तरह से भी जाएं, पैरों पे चल रहे हो रोड पे जाएं, रेल पे जाएं, एयरक्राफ्ट पे जाएं, वाटरक्राफ्ट पे जाएं, किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट पे जाएं, इंक्लूडिंग प्लेसेस ऑफ फंक्शंस, एंगेजमेंट, रेजिडेंस वगैरह वगैरह, हर जगह पे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एसपीजी बहुत तेज इसके जो है लोग होते हैं पर्सनल। रिंग राउंड टीम्स होती हैं, आइसोलेशन कार्डन्स, स्टरलाइन जोन और स्टेराइल जोन, रोस्ट्रम, एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है लोगों को, मेंबर्स को, इनकी इमीडिएट फैमिली के। तो बहुत तगड़ा है, आपने देखा होगा सब वीडियोस आती रहती हैं प्रधानमंत्री की जब उनको प्रोटेक्ट करती है एसपीजी। अब यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे ही आ गया है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मैंने खैर यहाँ से हटा दीजिए, ये ना, ये यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में। देखिए आरपीएफ तो यहाँ लिख दिया है, फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये इंडियन रेलवेज की काम क्या है कि भाई देखो हमारे देश की लाइफलाइन भारत की रेलवे, इसको प्रोटेक्ट रखना, ठीक है ना। इसके अंदर करीब 65,000 पर्सनल आप पाओगे। ड्यूटीज की बात करें, सारा काम करना जिससे रेलवे आसानी से इधर से उधर जाए, कोई दिक्कत ना आए, रेलवे की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना और सेफ गार्ड करना पैसेंजर्स को, उनके सामान को, उनके एरियाज को। शुरुआत में तो इस फोर्स को वॉच एंड वर्ल्ड कहा जाता था। काम ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करना, लेकिन बाद में इसको आरपीएफ बोला और मेंबर्स को ये काम दिया कि भाई देखो पकड़ो, बिना वारंट के पकड़ो अगर तुमको ऐसा लगता है कि कोई रेलवे प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ या कुछ गलत करने जा रहा है। ये जो टर्म रेलवे प्रॉपर्टी है, इसे तब ही इंक्लूड करा गया, मतलब उसके अंदर वही चीजें आती हैं जो प्रॉपर्टी रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। खैर वक्त के साथ साथ रेलवे प्रॉपर्टी का भी जो ये टर्म था, ये इसमें और चीज़ें इंक्लूड आने लग गई, जैसे प्रॉपर्टीज अगर ओन या इंटरेस्ट करी जा रही हैं, चार्ज है या इंटरेस्टेड है विद द रेलवे। एक तो हो गया रेलवे की प्रॉपर्टी, पहले तो था जो रेलवे की प्रॉपर्टी है सिर्फ वही रेलवे की प्रॉपर्टी है। अब कहा गया कि रेलवे की प्रॉपर्टी वो भी चीज़ें होंगी जिसमें रेलवे को चार्ज दिया है, रेलवे को जिम्मेदारी दी है, वो सब रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और अगर किसी ने इस पे नज़रें उठाई भैया, छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, तो जो ऑफेंडर्स हैं उनको रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 के तहत धरा जाएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरपीयूपी एक्ट कहते हैं 1966 का। अब आरपीएफ जो है इसका एक
सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, फंक्शन हैं, जो कि जनरल पावर कहाँ से पा रही हैं, सुपरविजन जो है वो जो है देख रेख में किसकी है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दोस्तों सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। देखिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर हम बात करें तो उसमें असम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड का नाम आता है, और ये मेन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आफ्टर रिक्लासिफिकेशन। आसाम राइफल्स की अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था ना दो तरह की हैं, तो एक तो हमने बता दिया कि जो है CAPF है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, और यहाँ आप देख सकते हो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो इसमें आसाम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड आ गए। तो भाई इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। आसाम राइफल्स की बात करूं तो ये फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल कहे जाते हैं प्यार से। बहुत सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स हमारे देश की, हेडक्वार्टर आप पाओगे इनका शिलोंग में, पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में है, और मेन रोल क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट में प्रोवाइड करना और इंडिया और म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना। कौन सा? इंडिया और म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना। ये लीड और हेड करे जाते हैं आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा। ये असिस्ट करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, बट रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, बट ये आर्मी के अंदर ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका काम क्या है कि इंडिया के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है ना, जो है, और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हो प्रॉपर, इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ मैरीटाइम लॉ प्रॉपर अच्छे से जो है वो लॉ मेंटेन रहे, और मतलब पानी वानी से कोई ना चला आए, और मतलब जो है, और जहाँ तक इनको सब कुछ गार्ड करना है, जहाँ तक हमारे भारत का समझ लो जुरिडिक्शन आता है इस पानी में, आप जानते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, तो जैसे ही है मामला। तो इसमें कंटीजियस जोन भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, जिसे EEZ कहते हैं, और ये सब हम सब डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये मैं कहिएगा कि मैम ऊपर से कोई नया टर्म आपने टपका दिया जिसे आप रिपीट सिर्फ किताब से कर रही हैं, सब डिस्कस हो चुका है, विद डायग्राम डिस्कस हुआ है, तो प्लीज पूरी सीरीज देखिएगा। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। और आपको मालूम है 2008 में आप जानते हैं पानी के रास्ते से ही आए थे सारे टेररिस्ट मुंबई अटैक में, तो सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई और उसने ICG फोर्स को और बढ़ाया, असिस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत बढ़ाया, और फोर्स कहा जाता है कि ये 3 गुना हो गई 2010 से 19 में, है ना, बहुत लोग आ गए, एयरक्राफ्ट बढ़ा, वेसल बढ़े, मैन पावर बढ़ी, तो बहुत तगड़ा रहा। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं इसको, बहुत है, बहुत लंबा लेक्चर करने का फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे ज्वाइन करके मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर लेंगे तो आपको ये लेक्चर्स वहाँ भी मिल जाएंगे। बाकी इंस्टा पे आपको, इंस्टा और टेलीग्राम पे क्वेश्चंस और डिटेल्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय वंदे मातरम।